अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम। उसामा भी आज जल्दी आ गए हैं और शहजाद ने भी जल्दी ज्वाइन करना शुरू किया हुआ, पढ़ना शुरू कर दिया शहजाद ने, है ठीक ठाक जोरों पर। अच्छा जी, आज हमने पिछले लेक्चर में से कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी स्टूडेंट का? जल्दी से पूछ लो अगर है तो, वरना मैं नेक्स्ट शुरू करूँ। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, चले फिर आगे चलते हैं। और अगर किसी के जहन में कोई आ जाता है क्वेश्चन तो व्हाट्सएप करते मुझे। अच्छा जी, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है? जस्ट लाइक द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हर तरह के, उसमें हमारे पास वही 3-4 सोर्सेज हैं कि लाइट सोर्स होना चाहिए, सैंपल जो है क्यूवेट होनी चाहिए, सैंपल होल्डर होना चाहिए, सैंपल होल्डर के बाद आपके पास लाइट जो स्पेसिफिक लाइट मोनोक्रोमेटर होना चाहिए, और उसके बाद फिर आपके पास डिटेक्टर होना चाहिए। ये 3-4 मोटे मोटे से जो है वो पार्ट्स मिलकर आपके पास एक पूरा इंस्ट्रूमेंट बना देते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है ना यूवी विजिबल, जिस तरह सिंगल बीम था और डबल बीम था, तो जो आपका आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इसको भी हम जो है वो दो पार्ट्स में, दो तरह से उसको टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एक को हम कहते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ठीक है जी। डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जौन सा है, इट इज जस्ट लाइक द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम जिस तरह यूवी विजिबल होता है ना, इसी तरह से आपका डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है। लेकिन जो फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, दिस इज द मॉडर्न वर्जन ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और इसमें जौन सा है इस एट द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी इंट्रोड्यूस हुआ था। तो आज हम जौन सा है वो पहले डिस्पर्सिव इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पढ़ेंगे, और कल मैं आपके साथ एफटीआईआर जो है वो एफटीआईआर फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को डिस्कस करूंगी। तो डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है, कंसिस्ट ऑफ सेम बेसिक कंपोनेंट एज यूवी कंपोनेंट होता है। इसमें मेन कंपोनेंट वही होता है, रेडिएशन सोर्स, सैंपल, ऑप्टिकल चॉपर, मोनोक्रोमेटर, डिटेक्टर, एम्पलीफायर एंड द रीड आउट डिवाइस। तो कॉमन सोर्स आईआर रीजन के ये भी हमने पहले पढ़ लिए हैं। क्या क्या थे हमारे पास? नर्स फिलामेंट था, ग्लोबार था। नर्स फिलामेंट कंपोज किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? जिरकोनियम, थोरियम, यट्रियम के ऑक्साइड्स होते हैं, और विच इज फॉर्म्ड इनटू अ होलो रॉड अबाउट 2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। और ग्लोबार क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड है बेसिकली, और ये 7 मिलीमीटर की रॉड होती है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है। जब हम हीट करते हैं इसको 1000 से 1800 पर डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो दीज जो सब्सटेंसेस है एमिट द रेडिएशन इन द रीजन ऑफ आईआर। ठीक है जी। अब दो सोर्सेज हैं, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम रेडिएशन इज emitted by the nurse filament is about 7100 per centimeter, which drops off by a factor of about 1000 at the frequency of 600 per centimeter. मिनिमम रेंज कौन सी है वो 600 पर सेंटीमीटर, मैक्सिमम जो है 7100 पर सेंटीमीटर। लेकिन जब वो कहता है कि इसकी जो सी इंटेंसिटी है, जो इसका फैक्टर जिसपे ये इसकी जो क्वालिटी है वो 1000 पर के हिसाब से, फैक्टर के हिसाब से अफेक्ट होती है जब हम उसको 600 पर सेंटीमीटर पर स्टडी करते हैं। और ग्लोबार जोन सा है वो मैक्सिमम रेडिएशन उसकी जोन सी है वो, आप देखें यहाँ से इसकी जो मैक्सिमम है वो कम है एज कम्पेयर टू द नर्स फिलामेंट। और ये जोन सा है regions that drops off by a factor of about 600 per centimeter पर इसकी जो क्वालिटी है वो मच बेटर है देन द नर्स फिलामेंट। तो वेरिएबल स्लिट इज प्रोग्राम टू ओपन एंड क्लोज इन यूनिसन विद स्कैनिंग ओवर द इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसीज टू मेंटेन द रेडिएशन यूनिफॉर्म। कहते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट में हम दोनों सोर्सेज भी दे सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू ओवर कि हमें किस जो सपोज मैंने कोई अगर आयरन का या जिंक का कॉम्प्लेक्स बनाया है किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो कोई सा भी आपके पास हो सकता है। सपोज कि वो मैंने आपको बता रही हूँ कि एक ह्यूमिक एसिड है, उसके साथ मैंने आयरन का कॉम्प्लेक्स बनाया या जिंक का कॉम्प्लेक्स बनाया या कंपोजिट बनाया, तो वो बाकी सारा मालिक्यूल तो ऑर्गेनिक है, वो सारा शिफ्ट जौन सा है आपको पीक देगा ऑर्गेनिक की, कार्बन हाइड्रोजन की। लेकिन जो जिंक आयरन है उसकी भी एक स्पेसिफिक, उस बॉन्ड की भी एक स्पेसिफिक पीक होगी जो कि रीजन में कहाँ फॉल करेगी, वो ज़्यादा उसकी रेंज जौन सी है वो
500 से लेके 700 है मैक्सिमम। तो अगर हम उसको नस्ट फिलामेंट से करेंगे तो उसकी पीक जो है वो लेस प्रोमिनेंट होगी एज कम्पेयर के जब हम उसे ग्रो बार से, अगर मैंने वो स्पेसिफिक उस बॉन्ड की प्रेजेंस को कंफर्म करना है तो उसके लिए इट इज मच बेटर कि मैं ग्लो बार को यूज करूं एज कम्पेयर टू द नस्ट फिलामेंट। ठीक है जी, ये सारा उसका वही जिस तरह यूवी विजिबल की तरह था। लाइट सोर्स है, ये इसको स्ट्रीमलाइन कर रही है, सैंपल बीम से गुजरता है, ये रेफरेंस बीम गुजरती है, ऑप्टिकल बैच ऑप्टिकल चॉपर आता है, इंटेंसिटी को सेम करता है। उसके बाद यहाँ से वो लाइट जौन सी है मोनोक्रोमेटर से होकर आपके पास डिटेक्टर में जाती है और फिर उसे डिटेक्टर एम्पलीफाई करके आपके सर्वो मोटर आपका ग्राफ आ जाता है। ठीक है जी, तो वही सारी जो स्कीम है वही है जो पिछली थी। द रेडिएशन इज डिवाइडेड इनटू टू बीम ऑफ इक्वल इंटेंसिटी व्हिच इज फोकस्ड इनटू द सैंपलिंग एरिया। ना सैंपल सोर्स से गुजरने के बाद उसकी कौन सी है उसने पास ऑन होना है इक्वल इंटेंसिटी की लाइट में, रेफरेंस बीम में भी और सैंपल बीम में भी। ऑप्टिकल नल मेथड जो सा है वो इसमें द इंटेंसिटी डिफरेंस इन अ डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज मेजर्ड बाय द ऑप्टिकल नल मेथड, जिस तरह यूवी में भी था। In this method, after passing through the sampling area, the reference beam passes through an optical wedge, which limits the amount of radiation that passes through it. ठीक है, as the wedge is driven into the beam, the amount of radiation that passes through it is decreased. The two beams are now reflected to a beam chopping device. क्या होता है कि जब उसने सैंपल से गुजरा है और जो रेफरेंस बीम से गुजरा है तो जितना रेफरेंस बीम की इंटेंसिटी डिक्रीज हुई है, अगर डिक्रीज हुई है तो क्या होगा, उतनी ही जो सैंपल बीम से लाइट जानी है उसने उतना उससे भी रिड्यूस कर देना है। तो इससे जो रेफरेंस का इफेक्ट था वो उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, चॉप हो जाएगा। As the chopper rotates, it causes a sample beam and the reference beam to be reflective alternately to the monochromator, which send individual frequencies to the detector. The detector works on the principle of thermocouple. अब हमने डिटेक्टर ध्यान से पूरे डिटेल से पढ़ लिए हुए हैं। थर्मोकपल की बेस पे उससे काम करना है। टू वायर्स डिसिमिलर मेटल्स की, सपोज वो कहता है एंटीमनी और बिस्मथ की, ज्वाइन टुगेदर एट द एंड्स एंड अ डिफरेंस इन टेम्परेचर इज क्रिएटेड। जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो क्या होगा, टू एंड्स एट द जंक्शन अ करंट इज कॉज्ड टू फ्लो इन द वायर। दस अ थर्मोकपल detector converts the IR radiation into electrical energy. ठीक है ना, तो the current will proportional to the intensity of the radiation falling on the thermocouple. यहाँ तक क्लियर है भाई? यहाँ तक क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? जी मैम क्लियर है। Yes, ma'am. अच्छा जी, when the sample absorbed radiation, the detector will be receiving alternatively an intense reference beam and the weak sample beam. This will in fact lead to the alternating current which is flown to the amplifier. फिर amplifier इसको जो है वो is so designed that only alternating current is amplified. The amplifier is coupled to a small servo motor which derive the optical wedge into the reference beam until the detector receive radiation of equal intensity or reference beam until the difference in intensity to the two beam is zero. वही सारा बात वो उसने ऑप्टिकल वेज का सारा फैक्टर बताया हुआ है। आप जो जानने वाली बात है ज्यादा वो सिर्फ ये कि आपके पास आप अगर डिटेक्टर फोटो, जितना सेंसिटिव डिटेक्टर होगा एम्पलीफायर समटाइम जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर डिटेक्टर फोटो ट्यूब्स है या आपका जो सा ये जो डिफरेंस ऑफ जो मेटल है ये वाला डिटेक्टर थर्मोकपल डिटेक्टर की सेंसिटिविटी कम है तो फिर आपको उसके साथ एम्पलीफायर जो है वो जरूरी होगा. द वेज इज कपल्ड टू द रिकॉर्डर पेन सो दैट मूवमेंट ऑफ वेज इन एंड आउट ऑफ द रेफरेंस बीम इज accompanied by simultaneous and proportional movement of the pen or printed paper which thus record the absorption. अच्छा, इस सब को याद करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको सिर्फ आपने जो आपके अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए. एक जनरल प्रिंसिपल, इसीलिए मैंने इंस्ट्रूमेंट आपको पहले सारा खत्म करा दिया है. वो सब आपको ईच एंड एवरी डिटेक्टर की उसकी जो है किस किस उसकी मेकअप क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, वो कैसे वर्कआउट करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, वो सारे आपने पढ़ लिए हैं. ठीक है ना. ये सिर्फ आपको ये जो अभी आज का लेक्चर है ये हमारा इसकी रिवीजन ही है, जबकि पिछले वाला जो कल वाला लेक्चर जो था वो आपका बेसिक प्रिंसिपल था, वो आपका नया लेक्चर था. ये पिछले वाले लेक्चर ही की आज रिवीजन है ये वाली. हाँ, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आएगा वो ये कि अब सैंपल हैंडल कैसे करना है आपने ना. आईआर में सैंपल हैंडलिंग के लिए आपको जैसे मैंने बताया था कि यूवी के लिए प्रेफरेबली मोड कौन सा था वो क्या होता है, लिक्विड होता है. तो आईआर के लिए प्रेफरेबली मोड कौन सा है वो
पाउडर फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में चाहिए होता है, ठीक है। However, all the three forms can be यूज, लेकिन जो नॉर्मली हमारे पास IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उनमें सैंपल जो सा है वो पहले तो, अब जो आ रहे हैं FTIR आ रहा है क्योंकि अब ज़्यादा, तो उसमें तो हमें कुछ भी सैंपल को किसी भी तरीके से प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, सिर्फ हमें एक डॉट हमने लगा देना है, एक बिल्कुल वेरी वेरी माइन्यूट अमाउंट ऑफ सैंपल जो है वो हमने उस सैंपल होल्डर के ऊपर रख देना है और आपके पास बहुत अच्छा स्पेक्ट्रा आ जाता है सॉफ्टवेयर में अकॉर्डिंग आपके उसको रीड आउट करना आता होगा। तो अब कौन सा है, लेकिन अगर जो हमारे पास डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, हमें उस जहाँ पे डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वहाँ पर हमें पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ डिस्क बनानी पड़ती है, ठीक है। सॉलिड में यूज होना है या लिक्विड में यूज होना है तो प्रेफरेबली मैंने कहा कि आपके पास सॉलिड सैंपल जौन सा है वो यूज हो रहा होता है, उसके हम मल बनाते हैं सॉलिड के साथ, यानी कि एक आप कह लो पेस्ट लाइक मटेरियल बन जाता है, ठीक है। अब वाटर के साथ क्यों नहीं बनाते वो पेस्ट, हम जैसे बाकी सारे में हम या यूवी के लिए हम वाटर को कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो यहाँ पर क्या बताया था कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, अब गैस सैंपल के लिए जिस तरह पिछली दफा कहा कि गैस इवैक्यूएटेड सेल्स होते हैं, उसके बाद गैस सेल्स में गैस सैंपल ज्यादा देर तक इंटरेक्ट करे लाइट के साथ, तो मैंने क्या कहा था कि हम एक तो उसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा होती है और उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर कुछ मिरर्स भी मल्टीपल पास गैस सेल्स होते हैं, इनमें इंटरनल मिरर्स जो है वो लगे हुए होते हैं दैट परमिट्स द बीम टू रिफ्लेक्ट सेवरल टाइम्स थ्रू द सैंपल बिफोर इट एग्जिट द सेल, ठीक है जी। ये पिछला क्वेश्चन भी था एक बच्ची का। अब जब लिक्विड है तो लिक्विड सैंपल में भी एग्जामिन्ड एज नीट, अब जो लिक्विड सैंपल है उसको हमने क्या कहना है, नीट कहना है, NEAT। नीट क्या है, यहाँ पे सैंपल का नेम है कि अगर आपने IR में स्टडी करना है और आपका सैंपल जो है वो लिक्विड है तो उसको हमने नीट कहना है। नीट क्या करेगा, as a thin film squeezed between two optically polished circular flat plates, कि आप कह लो रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड की बनी हुई रॉक सॉल्ट से बनी हुई दो छोटी छोटी सी प्लेट्स होंगी, टाइल्स, जिस तरह आपकी कैरम की गोटी नहीं होती, ठीक है ना, कैरम की गोटी की तरह की वो प्लेट होंगी, स्मॉल, उसका साइज छोटा होगा। तो दो उस तरह की प्लेट्स के दरमियान हम अपने सैंपल को उसको एक ड्रॉप डालेंगे और उसको अच्छे से प्रेस करेंगे कि जिस तरह आप का मोबाइल फोन के ऊपर आप जो कवर चढ़ाते हो ना उसका, तो उसको अगर उसको अच्छे से प्रेस नहीं करेंगे तो उसके ऊपर निशान से आ जाते हैं, जिसकी यानी कि एयर अंदर चली जाती है, फिर वो एयर उसके साथ जो है वो जिस तरह मोबाइल के कवर में फिर वो अच्छा नहीं लग रहा होता। इसी तरह से जब वो इंटरेक्ट करेगा आपका सैंपल जो है वो रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो वो एयर बबल्स भी उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे और स्पेक्ट्रा जो है वो कंफ्यूजिंग आएगा। लेकिन अगर आपने उस जो दो प्लेट्स हैं उसके दरमियान में अपने ड्रॉप को नीट को अच्छे से प्रेस किया है, प्रेशर देके स्पेसिफिकली, तो उसको फिर आप क्या करते हैं कि आपकी बहुत अच्छा सा सैंपल की एक फिल्म बन जाती है। प्रेसिंग अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल बिटवीन द प्लेट्स प्रोड्यूस अ फिल्म ऑफ अबाउट 0.1 मिलीमीटर थिकनेस। अब ये प्लेट्स जो है वहाँ पे कैपिलरी रिएक्शन करेंगी इन दी सैंपल बीम, वहाँ पे फिर इसको हम यानी कि ये नाउ दिस जो आपके पास बना है प्रोटोकॉल बना है, ये ऐसा अपनी सैंपल होल्डर के तौर पे काम कर रहा है। द प्लेट्स आर क्लीन इमीडिएटली आफ्टर यूज बाय रिंजिंग सुटेबल सॉल्वेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, क्योंकि सोडियम क्लोराइड का है ना वो, तो वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। दीज मस्ट बी केप्ट ड्राई एंड शुड बी हैंडल्ड ओनली बाय देयर एजेस, ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं लगने चाहिए। फॉर सैंपल्स दैट डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड प्लेट्स में भी यूज, ऐसे सैंपल्स जिन्होंने जो कि सोडियम क्लोराइड के साथ इंटरेक्शन करते हैं उसके लिए हमें कौन से वाला सैंपल चाहिए, कौन से प्लेट्स चाहिए होती हैं, सिल्वर क्लोराइड की प्लेट्स हम उसमें यूज करेंगे। अच्छा, अब अगर सॉलिड सैंपल है तो उसको कैसे जो है वो डील करना है। ये सैंपल हैंडलिंग IR की जो है ना, ये आपके प्रैक्टिकल में भी, अगर आपने सिलेबस देखा है तो उसमें देखा होगा कि सैंपल हैंडलिंग फॉर IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो ये आप अपने नोटबुक पे भी लिख सकते हो कि अगर आपका सैंपल लिक्विड है तो आपने कैसे करना है, बल्कि ये लिख लेना आप, ठीक है। सैंपल हैंडलिंग फॉर IR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर फर्स्ट लिखो कि लिक्विड के लिए आपने नीट बनाना है, जो सॉलिड है उसके लिए मल बनाना है, ठीक है। तो सॉलिड सैंपल एग्जामिन्ड आइदर एज अ मल क्या है, टू फेज मिक्सचर है, और एज अ पोटेशियम ब्रोमाइड डिस्क, दो तरह से हम इसको यूज करते हैं। मल्स किस तरह से प्रिपेयर्ड होते हैं कि हम 2 से 5 मिलीग्राम सैंपल लेते हैं, उसको पेस्ट बनाते हैं, उसको पेस्टल मोटर से उसको स्मूथ करते हैं और उसमें 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ मलिंग एजेंट। मलिंग एजेंट क्या है, वही जो आपके पास ऐसा सॉल्वेंट जो कि आपके सैंपल के लिए इनर्ट हो और प्रॉबेबली वो IR रेडिएशंस के लिए भी इनर्ट हो। अब IR रेडिएशंस कौन सी हैं, उसके लिए कोई भी ऐसा
सब्सटेंस जो कि पूरी आईआर रीजन के लिए अनर्ट हो, वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसके लिए हम उसमें दो कॉम्बिनेशंस में जो है वो यूज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशंस को कैसे यूज करते हैं, ये बेसिकली इसकी जो है ना वो टेक्निक है। इसमें द मल इज देन एग्जामिन, पहले उसने कहा कि 1 से 2 ड्रॉप्स हम मलिंग एजेंट, मलिंग एजेंट कौन सा लेना है, मल इज एग्जामिन्ड एज अ थिन फिल्म बिटवीन, वही जिस तरह सोडियम क्लोराइड की प्लेट्स के दरमियान हमने रखना है। वो कहता है मलिंग एजेंट क्या, न्यूजॉल, न्यूजॉल इज अ मलिंग एजेंट, मलिंग एजेंट। अब न्यूजॉल क्या है, न्यूजॉल क्या है, हाई मॉलिक्यूलर वेट लिक्विड पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन, आल्सो नोन एज हाई बॉइलिंग पेट्रोलियम ऑयल, जिस तरह आपकी पेट्रोलियम जेली होती है ना, इसी तरह से पेट्रोलियम ऑयल है, उसका नाम क्या है, न्यूजॉल। वो हाई मॉलिक्यूलर वेट है, उसमें हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा उसके अंदर कोई बॉन्डिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। और न्यूजॉल जो है वो एब्जॉर्ब करता है, किस रीजन में एब्जॉर्ब करेगा, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग एब्जॉर्प्शन। वो कहता है फिगर 3.5 में हमारे पास इसकी ये आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ न्यूजॉल है, कि सिर्फ आपके पास ये गिनती की 1-2 पीक्स आ रही हैं, ठीक है ना। न्यूजॉल एब्जॉर्ब करता है इन द रीजन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग एंड बाइंडिंग अब्जॉर्प्शन। दीज रीजन्स कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब जिस रीजन में आपका न्यूजॉल एब्जॉर्ब कर रहा है, उस रीजन में मैंने कहा कि हम कॉम्बिनेशन में मलिंग एजेंट यूज कर लेंगे। कि पहले हम क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे अपने सैंपल को न्यूजॉल के साथ बनाकर, फिर हम अपने सैंपल के साथ जो है हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन के साथ या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ, क्योंकि यहाँ कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपके पास 2 स्पेक्ट्रम आ जाएंगे। तो आप potassium bromide discs are prepared by grinding and mixing 1 gram of the solid sample with 100 ml of potassium of dry potassium bromide in a smooth agitate mortar. The solid solution of the sample is potassium bromide is then compressed under pressure in vacuum with a special dye to form a transparent disc. Disc prepared in this way commonly measure 10 millimeter in diameter and 1 millimeter in thickness and is fairly easy to handle by their edges. Since potassium bromide does not absorb in the IR region, a complete spectrum of the sample is obtained. ठीक है जी। अब क्या है दूसरा तरीका, क्या है, पैलेट या पोटाशियम ब्रोमाइड की डिस्क के लिए क्या है कि अब हमने सिर्फ सैंपल को पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ इंटरेक्ट करवा देना है, उसके साथ पेस्ट बना लेनी है और फिर हमारे पास हमने उस डिस्क को स्टडी करना है। अब सैंपल कैन आल्सो बी एग्जामिन्ड एज अ सोल्यूशन। ये क्या है, ये आपके पास जो पोटाशियम ब्रोमाइड है ये एक्ट एज अ सॉल्वेंट, सॉलिड सोल्यूशन बन जाएगा ये। और लिक्विड सोल्यूशन का जैसे भी मैंने आपको बताया कि उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड आ सकता है, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म सोल्यूशन आर हैंडल्ड इन द सेल ऑफ 1.1 to 1 मिलीमीटर पाथ लेंथ। उसके लिए अब हम डिस्क की बजाय क्या कर रहे हैं, हम अपने जिस तरह आपको क्यूबेट होता है वैसे हम यूज करेंगे। सेकेंड सेल कंटेनिंग प्योर सॉल्वेंट इज प्लेस्ड एज अ रेफरेंस बीम सो दैट सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन आर cancelled out and the spectrum recorded is that of the solute only. However, for a really accurate work with a solution containing 5% solute and 95% solvent, exact compensation of the solvent would be achieved when the reference cell has a path length only 95% of that of the sample cell. Although solvent cancellation is possible over the entire range of the spectrum, but in those regions where the solvent absorbs strongly, too little light reaches the detector for it to respond sensitivity. कहते हैं कि अगर हम इसमें सॉल्वेंट को एज अ टू सम हाउ तो वो वर्कआउट करता है कि हम रेफरेंस बीम और जो सैंपल बीम को करें, लेकिन वो रीजन जिसपे के रेफरेंस बीम रेफरेंस कंपाउंड कौन सा है जो आपका सॉल्वेंट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वेरी लिटिल लाइट जौन सी है वो अगर आपके सैंपल ने भी वहाँ कोई थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन शो की है तो वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव उसकी डिटेक्शन इफेक्टिव नहीं होगी डिटेक्टर के थ्रू, क्योंकि इसका मेजर पोर्शन आपका डिटेक्टर कर रहा है और जो डिफरेंस है वो इतना थोड़ा होगा कि वो हमारे लिए रीड आउट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया जी। अ कॉमन पेयर ऑफ ऑलमोस्ट परफेक्टली कंप्लीमेंट्री सॉल्वेंट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। अब यह कहता है कि इसके लिए क्या हल है, जिस तरह भी मैंने बताया कि या न्यूजॉल के साथ कर लिया जाए या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड के हम कॉम्बिनेशन में यूज करें, पेयर्स में यूज करें।
जब हम पेयर में यूज करते हैं तो क्लोरोफॉर्म अब उसने डिफरेंट दे दिए ऑप्शंस, जिस तरह पोटाशियम ब्रोमाइड के साथ उसने कहा कंप्लीट स्पेक्ट्रम आ जाएगा, पोटाशियम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, ऑल दीज आर द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस विद ऑफ सॉल्वेंट्स। कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो कहता है वो 1333 से इज ट्रांसपेरेंट अबव 1333 पर सेंटीमीटर की। अगर मेरा स्पेक्ट्रम जौन सा है, मैंने पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ अपना सैंपल जौन सा है ह्यूमिक एसिड का सैंपल है, मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड का सोल्यूशन बना लिया है, तो अब जो मेरे पास 600 से लेके 4000 तक का स्पेक्ट्रम है, 600 से लेके 1333 तक जो मेरे पास पीक्स आ रही हैं वो दोनों की कंबाइन है, वो मेरे सैंपल ह्यूमिक एसिड की भी है और कार्बन टेट्राक्लोराइड की भी है। वेरस कार्बन डाइसल्फाइड, अब दूसरा मैंने क्या बनाया, अपने उसी सैंपल को कार्बन डाइसल्फाइड के साथ उसका सोल्यूशन बनाया और उस मिक्सचर को मैं एनालाइज कर रही हूँ। तो अब जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो इस ट्रांसपेरेंट बिलो 1333, वो कहाँ पे देता है, वो 1333 से लेके कार्बन डाइसल्फाइड, अब जो मेरे इस सैंपल की जो पीक्स है वो किसमें है, जो 1333 से लेके 4000 तक की जो मेरे पास पीक्स आई हैं उसमें कार्बन डाइसल्फाइड की पीक्स भी शामिल है और मेरे सैंपल की पीक्स भी शामिल है। तो मैं क्या करूंगी, दोनों स्पेक्ट्रा को ले लूंगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड में से वो जो 1333 से ऊपर यानी कि 1333 से लेके 4000 तक का रीजन है वो मेरे सैंपल का क्लियर है विद कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड की कोई पीक शामिल नहीं है। जबकि कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्या है, वो 600 से लेकर 1333 तक का जो रीजन है वहां पे कार्बन डाइसल्फाइड के साथ सिर्फ जो पीक्स है वो मेरे सैंपल की हैं। तो इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन में मैंने यूज किया, तो आप दोनों के जो हाफ हाफ पोर्शन है वो लेके मेरा सैंपल का कंप्लीट स्पेक्ट्रम जो है वो मैं रीड आउट करने के काबिल हो जाऊंगी। ठीक है जी। सेकंड उसने कहा कि क्लोरोफॉर्म को भी हम यूज करते हैं बट इज लेस सॉलेबल, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफॉर्म जो है वो वेपोरेट हो जाता है। अबाउट ऑल्दो वाटर एंड एथेनॉल आर मच बेटर एज सॉल्वेंट, दीज आर नॉट कॉमनली यूज्ड इन आईआर बिकॉज दीज डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड causing fogging on the plate. In addition, these both absorb strongly in several regions. The solvent should have mentioned in the spectrum. उसकी पोजीशन हमें पिछले अभी मैंने बताया कि पोजीशंस पता होनी चाहिए, पोजीशंस पता होंगी तब हम इस काबिल होंगे कि हम उसको अच्छे से रीड आउट कर सकें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक? आगे चले जी मैम। जी। इंटरप्रेट कैसे करना है ना, आप ये मैंने पहले ये आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन के लिए हमारे पास दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं अपने स्पेक्ट्रम को। एक को हम कहते हैं फिंगरप्रिंट रीजन और एक को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप रीजन। जब हम 1600 से लेकर 4000 तक के स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो ये फंक्शनल ग्रुप रीजन है, और जो हमारा 600 से लेकर 1600 तक का रीजन है उसको हम कहते हैं ये हमारा फिंगरप्रिंट रीजन है। ये देखिए, ये 600 से लेकर जो 1600 तक का है इसको हमने क्या कहना है, ये फिंगरप्रिंट रीजन है। और जो ये आपका 1600 से लेकर 4000 का रीजन है इसको क्या कहना है, फंक्शनल ग्रुप रीजन है। कि आपके कंपाउंड में जो भी फंक्शनल ग्रुप है, कि अगर वो मैंने बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, फिनोल है, तो यहाँ पे जो पीक होगी वो हमें 1600 से लेकर 4000 तक की जो पीक है वो हमें उसकी एक बेसिक फंक्शनल ग्रुप की इंफॉर्मेशन देगी। अब उसके साथ क्या बॉन्ड्स अटैच हैं, उसके साथ कोई टर्शरी कार्बन मौजूद है, सेकेंडरी कार्बन मौजूद है, कोई फर्दर कॉन्जुगेशन मौजूद है, नहीं मौजूद है, वो सारी चीज़ें फिंगरप्रिंट रीजन से हमने उसको कंफर्म करना है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमें इससे जो बेसिकली इसके रीड आउट करने के लिए क्या तरीका है कि पहले हम उसकी फिंगरप्रिंट रीजन फंक्शनल ग्रुप रीजन को देखें, फंक्शनल ग्रुप रीजन को करने के बाद फिर हम उसके फिंगरप्रिंट रीजन की तरफ उसे फर्दर कंफर्म करें कि हाँ जी गिवन कंपाउंड क्या पॉसिबिलिटी है। The initial approach is not to examine the functional group region। ठीक है ना, अभी जैसे मैंने बताया। तो अब उसमें फंक्शनल ग्रुप रीजन में वो क्या कहता है, द बैंड्स कैन इजीली असाइन बैंड्स को हमें, फॉर एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप XH हेलोजन के साथ जो है, सच है एक्स, वो कहता है कि हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन है। तो अगर कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है तो 2500 से 3700 के दरमियान में एब्जॉर्प्शन देगा इन द रीजन ऑफ, ये सारे वो बल्कि वो कह रहा है कि ये सारे ही जो हाइड्रोजन के साथ कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के जो बॉन्डिंग है वो किस रीजन में उसने एब्जॉर्प्शन देनी है, 2500 से 3700 के दरमियान। एब्जॉर्प्शन ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो उसने 2100 से 2300 के दरमियान एब्जॉर्प्शन देनी है। डबल बॉन्ड ने कहाँ एब्जॉर्प्शन देनी है, 1600 से 1900 के दरमियान। तो ये हमारे पास
वो किसके साथ है वो फर्दर हम जिस तरह मेल्टिंग पॉइंट को लिटरेचर से देखते हैं, इसको भी लिटरेचर से देख लेंगे। लेकिन ये 2-3 जो से है ना कि कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन का कार्बन के साथ, ये रीजन्स थोड़े से आपको याद होने चाहिए कि 2500 से 3700, 2100 से 2300, 1600 से 1900 के दरमियान में हम कौन कौन सी रीजन्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप पॉसिबल है। However, the presence of an absorption band at a particular position in the functional group region is no guarantee of the presence or a particular functional group in the molecule। ठीक है ना, वो कहता है फर्दर उसको कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना है, फिंगरप्रिंट रीजन पे जाना है। कंफर्मेशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप शुड देयरफॉर बी साउट इन other region of the spectrum, for example aliphatic acetate कौन सा है, should absorb not only at the 1740 but also 1240। तो अब ये कहाँ चला गया, ये फिंगरप्रिंट रीजन पे चला गया। अगर 1740 पर एक पीक है तो अगर वो क्या है, एसीटेट ग्रुप है, लेकिन अगर वो 1240 पे पीक नहीं है तो फिर वो कंफर्म नहीं कर सकते कि वो एलिफेटिक एसीटेट है। अगर दोनों पीक्स मौजूद हैं, एक फिंगरप्रिंट रीजन भी कंफर्म कर रहा है और फंक्शनल ग्रुप रीजन भी कंफर्म कर रहा है, तो दिस इज द कंफर्मेशन कि अब जो आपके पास गिवन कंपाउंड है वो कि एलिफेटिक एसीटेट है। The absence of the absorption band in the region assigned to the particular functional group can be taken as an evidence for region exclude a triple bond in the molecule। The overtone and combinations are also be useful। अगर हमारे पास expertise होंगी तो हम उसको easily जो है वो inference कर सकते हैं। Fingerprint region 625 से 1600 is also is called so because it provides a set of absorption band that is uniquely characteristics of each compound। यूनिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है हर कंपाउंड की। एंड इट फिंगरप्रिंट, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं ना, उसी तरह से किसी भी कंपाउंड का जो एक खास पैटर्न है एब्जॉर्प्शन का, एक खास सॉल्वेंट के साथ एक प्रोटोकॉल को फॉलो करके वो हमें फिंगरप्रिंट रीजन में वही मिलता है। Although similar compounds may show very similar spectra in the functional group region। 1600 से 1000-4000 के दरमियान में बहुत ज्यादा जो सेम स्पेक्ट्रा आते हैं, लेकिन वो कहाँ पे वेरी कर जाते हैं, फिंगरप्रिंट रीजन में जाकर वो डिफरेंट पीक्स देते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड आल्सो डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन बैंड 700 से 900 के दरमियान में, दैट कैन बी फ्रीक्वेंटली कोरिलेटेड विद द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। वो किससे वेरी करना है, जिसके ऊपर जो सब्स्टिट्यूशन होगी उसके हिसाब से हमारे पास एग्जैक्ट पीक कौन सी है वो वेरी करती जाएगी। द absorption pattern in the intermediate region 900 से 1450 में of the fingerprint region is usually complex, consisting of many bands that originating from the interacting vibrational modes and is difficult to interpret। In fact, this is the portion of spectrum which is precisely known as fingerprint region। वो कहते हैं एग्जैक्ट जो फिंगरप्रिंट रीजन है वो 600 से 1600 की बजाय वो 900 से 1450 का जो पैटर्न है, जो बॉन्डिंग है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें सही एक्यूरेट जो है वो एनालिसिस के लिए। Perhaps the most powerful functional group of IR spectroscopy is to establish conclusively the identity of two samples which have identical spectra when determined in the fingerprint region। तब हम कहेंगे जब हमारे पास fingerprint region में किसी दो कंपाउंड का एग्जैक्ट स्पेक्ट्रा आएगा तो हम कहेंगे नाउ द कंपाउंड इज दिस। ठीक है जी, आगे ये थोड़ी सी पीक्स के साथ उसने बताया हुआ एल्केन कहाँ पे फॉल करनी है, एल्कीन कहाँ फॉल करनी है, इसके थोड़े से ये सारा याद करने की जरूरत है इसको, बल्कि पता आपको होना चाहिए एरोमेटिक कंपाउंड ने कहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है, मेटा है तो यहाँ फॉल करेगा, पैराडाई सब्स्टिट्यूटेड है, 135 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। एरोमेटिक रिंग की कहाँ पे फिंगरप्रिंट रीजन में कहाँ पे अगर डबल बॉन्ड के साथ है 2 और 3 4 बैंड्स आते हैं, कीटोन है तो उसने कहाँ पे जाके एब्जॉर्प्शन शो करनी है। ठीक है जी, तो ये सारा जो सा ये स्पेक्ट्रा को रीड आउट करने के लिए लिटरेचर है। अब सिंपलीफाइड अप्रोच क्या है कि जब आपके पास स्पेक्ट्रम आ जाता है अननोन कंपाउंड का, द स्पेक्ट्रम शुड बी कैलिब्रेटेड विद द रिलायबल रेफरेंस फ्रीक्वेंसी सो दैट द एब्जॉर्प्शन बैंड आर ऑब्जर्व्ड एट देयर प्रॉपर फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन करनी है, उसको ऑन करके उसको पहले अच्छे से हीटअप कर देना है। पॉलीस्टाइरीन की पीक अगर पॉलीस्टाइरीन द शार्प बैंड ऑफ पॉलीस्टाइरीन एट 1603 is usually recorded on the spectrum of the sample as a reference band। जो आपका स्टैंडर्ड सब्सटेंस है, सैंपल है, उसको आपने देखना है। सपोज कहते हैं पॉलीस्टाइरीन है तो पॉलीस्टाइरीन की अगर 1630 पर पीक आ रही है तो इसका मतलब है ये आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो कैलिब्रेटेड है। ठीक है जी, और अगर नहीं आ रही है तो आपने उसको देखना है कि ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, अकॉर्डिंग टू कैलिब्रेशन नॉब आपने उसको सेट आउट कर देना। मार्क एनी एब्जॉर्प्शन विच इज नॉन टू अराइज फ्रॉम द मलिंग एजेंट। फिर आपने क्या कर लेना है, सॉल्वेंट को फाइंड आउट करना है कि कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है और उसकी पीक्स कहाँ पर आनी है।
ताकि आपको उस रीजन में आप अपने सैंपल की पीक्स को एनालाइज ना करें। फिर लुक फॉर द एविडेंस ऑफ अल्केन अल्कीन। अब इसमें आपने देखना है कि अल्केन अल्कीन एरोमेटिक रेजिड्यू कोई एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, किस तरह का कंपाउंड जो सा है वो उसके स्केलेटन कौन से वाला आपके स्पेक्ट्रम में जो है वो आपका स्पेक्ट्रम जो है वो दे रहा है। एरोमेटिक कार्बन स्केलेटन जनरली प्रीसीड्स अल्केन बिकॉज द फॉर्मर इज फ्रीक्वेंटली इजीली टू कंफर्म। देन सर्च द रीजन 2500 से 3700 के दरमियान में। वो कहता है फिर आपने कहाँ रीड आउट करना है, सैंपल ले लिया आपने, कैलिब्रेशन के बाद आपके पास स्पेक्ट्रम आ गया, उसमें फिर आपने 2500 से 3700 का रीजन देखना है। ये रीजन क्या बताएगा कि आपके पास बेसिकली कौन सी मेन फंक्शनल ग्रुप पीक है, क्या वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड है या ऑक्सीजन का है या नाइट्रोजन का है। लुक एट द प्रेजेंस ऑफ, फिर आपने 2500 से 3700 के बाद आपने कहाँ चले जाना है, 1600 से 1900 के रीजन में, या 2100 से 2300 और फिर 1600 से। कि ट्रिपल बॉन्ड तो मौजूद नहीं है, अगर 2100 से 2300 के दरमियान होगा तो इसका मतलब है कोई ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, अगर नहीं है तो फिर आपने 1600 से 1900 के डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं है, फिर वो आप उसको यस और नो करोगे। उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सम स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव postulated by now, सर्च फॉर द अदर एविडेंसेस कि आपके पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, या उसकी कौन सी कोई खास पीक जो बहुत स्ट्रॉन्ग पीक आ रही है लेकिन आपके पास वो उस लिटरेचर में वो मौजूद नहीं है, आपने उसको मेंशन कर देना है। इफ नो एब्जॉर्प्शन बैंड आर प्रेजेंट इन द फंक्शनल ग्रुप रीजन एक्सेप्ट दोज अराइजिंग फ्रॉम कार्बन हाइड्रोजन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, तो पॉसिबिलिटीज क्या होंगी, अगर इनमें से कोई भी बैंड नहीं होगा तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर कंसीडर द पॉसिबिलिटीज ऑफ ईथर्स, टर्शियरी अमाइंस, नाइट्रो, हेलो, फास्फोरस एंड सल्फर कंपाउंड्स। अगर हैं तो फिर तो जाहिर बात है कि डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोक्सल है, अमाइन है। लेकिन अगर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो यहाँ कोई ईथर होगा या टर्शियरी अमाइन होगा या फास्फोरो होगा, यहाँ पर सल्फर कंपाउंड होगा। Careful intensity measurement can be useful in determining the number of particular group. अब इसके क्वांटिफिकेशन के लिए आपके पास पूरा टेबल आता है कि हर पीक की कितनी इंटेंसिटी है, वो आपके पास उस टेबल में उसकी इंटेंसिटी लिखी हुई होती है। वो इंटेंसिटी को करके आप देखकर आप बता सकते हो उसको, क्वालिटेटिव ना सिर्फ क्वालिटेटिव एनालाइज कर सकते हो, क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हो। द इंटेंसिटी ऑफ क्लोजली रिलेटेड मॉडल कंपाउंड इन द सेम कंडीशन कैन बी टेकन एज स्टैंडर्ड। डिग्री ऑफ ब्रांचिंग एट द कार्बन चेन कैन बी evaluated by approximate accessing the methyl methylene ratio. ये आगे इन्होंने कुछ स्पेक्ट्रम आपको बताया हुए हैं सैंपल के तौर पे कि कौन सा स्पेक्ट्रम आपने किस तरह से रीड आउट कर सकते हो। फाइनली क्या करना है, मॉडिफाई द मॉलिक्यूल एंड देन एग्जामिन द स्पेक्ट्रम ऑफ द रिजल्टिंग डेरिवेटिव। और जिस तरह आप कंपाउंड को एनालिसिस करते हो और उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद कंफर्म करते हो, फिर फर्दर कंफर्मेशन के लिए आप डेरिवेटिव बनाते हो कि वाकई अगर मैंने इसमें एक क्लोरो सब्स्टिट्यूशन कर लिया, बाकी सारा स्पेक्ट्रा सेम रहता है, सिर्फ क्लोरो ग्रुप वहाँ पे एंटर होता है या नहीं, फिर मैं उसे कंफर्म करती हूँ फर्दर कि हाँ जी ये कंपाउंड जो है, गिवन कंपाउंड जो है वो दिस वन है। तो इन दिस वे वी कैन इंटरप्रेट द स्पेक्ट्रम। इस तरह की मैं आपको यहाँ दिखा दूँ। फिर एप्लीकेशन आ जाती है। बाकी जो है वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि डिटेल से, वो जब आपका कंप्लीट आईआर का कोर्स होगा ना उसमें आपको उसको स्पेक्ट्रम को जो प्रैक्टिस होती है कि स्पेक्ट्रम को कैसे रीड आउट करना है, एक तो मैं आपके साथ करके मैंने आपको किडनी स्टोन वाला जो है वो आपके साथ शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। उसको आप जरा अच्छे से रीड आउट कर लेना कि कितनी, बल्कि उसमें हमने देखे थे कि 3 टाइप्स या 4 टाइप्स के जो किडनी स्टोन होते हैं उन सबका स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो वो आप कर लोगे तो ये प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पर यूज़ हो जाएगी। ठीक है जी, अभी आपके पास 6 मिनट है, इसमें से किसी ने कुछ पूछना है। आज हमने पढ़ा इंस्ट्रूमेंटेशन को डिटेल से देख लिया है और उसके बाद सैंपल्स कैसे हैंडल करने हैं एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम को कैसे डिवाइड करना है, कैसे रीड आउट करना है। अब इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लो। कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, डिटेक्टर का क्विज तैयार किया था, डिटेक्टर्स में से किसी ने कोई क्वेश्चन करना है? चार्ट कपर डिवाइसेस मैंने आपसे कहा था तैयार कर लो, वो हो गया सबका। फातिमा खालिद 731 रोल नंबर।
ओपन योर माइक। सुमैया इकराम 710 रोल नंबर। जिसका नाम लूंगी वो डिस्कनेक्ट होता जाएगा। ठीक है, चले, किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है उसमें से? सबने तैयार कर लिया वो वाला पोर्शन? जी मैम, वो डिटेक्टर वाला जो आपने दिया था पढ़ लिया सारा। अच्छा, अब आपने डिटेक्टर सबके हो गए हैं, तो अब आप इसमें मोनोक्रोमैटर्स पर आ जाओ कि आपने जो नेक्स्ट अब आपका जो टेस्ट आप कर लो उसमें से मोनोक्रोमैटर्स को तैयार कर लो। ठीक है, मोनोक्रोमैटर्स कितने टाइप के होते हैं और किस तरह से वर्किंग करते हैं, नेक्स्ट क्विज के लिए आप मोनोक्रोमैटर मैं किसी भी दिन आप में से किसी भी बच्चे से पूछ लूँगी और फिर अकॉर्डिंगली, अब देखिए पहले 18 स्टूडेंट्स थे, अब ये 13 पार्टिसिपेंट्स जो है ना वो रह गए हैं, तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं का फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट आप ये लेक्चर तैयार करने के साथ साथ आप मोनोक्रोमैटर का टॉपिक जो है वो अच्छे से जो उसको स्टडी कर लो, उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू, वॉइस मैसेज के थ्रू इजीली कर सकते हैं। चलिए, ओके जी, ठीक है मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।